IBN 7 हौसला है। नमस्ते, मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जब दोनों मिलते हैं तो किस तरह की बातें होती हैं, चाय पर कैसी चर्चा होती है और वो संदेश क्या जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, देश किस तरीके से इसको देख रहा है। ओबामा आए और साथ यही संदेश लेकर आए हैं, फिर वही दिल लाया हूं, और उस दिल में क्या कुछ है ये सब हम आपको बताएंगे, चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जब हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा तो उसके बाद से लेकर अभी तक क्या कुछ किया, यानी दिन का कार्यक्रम किस तरीके से बीता बराक ओबामा का, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। सुबह का वक्त था जिस वक्त राष्ट्रपति ओबामा का एयरफोर्स 1 लैंड किया। सुबह 9:38 पर दिल्ली पहुंचे और उनको रिसीव करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और 9:55 पर जादू की झप्पी दी नरेंद्र मोदी ने और ये गले मिलते हुए गर्मजोशी के साथ किस तरीके से स्वागत किया। हालांकि इसको लेकर बहुत सी बातें हुई कि प्रोटोकॉल को तोड़ा गया, लेकिन ये अक्सर देखा गया है। बहरहाल 12:10 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया राष्ट्रपति ओबामा को, और वहां पर भी दोस्ती की एक गर्मजोशी वहां भी नजर आई। 2:45 पर बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे और वहां पर श्रद्धांजलि भी दी और साथ ही साथ एक पौधा भी रोपा जो कि दोनों देशों की, पीपल का पौधा दोनों देशों की दोस्ती को और ज्यादा गहरा करेगा। कहते हैं कि पीपल का पौधा छाया देता है और ये दोनों देशों की दोस्ती किस तरीके से दोनों मुल्कों के बाशिंदों को छाया देगी, ये देखने वाली बात होगी। 1:10 पर दोनों की मुलाकात हुई फिर से और उसके बाद 2:15 पर हैदराबाद हाउस में फिर से बातचीत होती रही, चाय पर वार्ता हुई, दोनों साथ साथ बात करते करते आगे बढ़े और उसके बाद चाय पर चर्चा हुई। खुद नरेंद्र मोदी ने उन्हें, चाय या कॉफी हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि चाय पर चर्चा ज्यादा होती है और खुद बराक ओबामा कह चुके हैं चाय पर चर्चा, तो हम यही कहेंगे कि खुद उनको चाय ऑफर की। 4:50 पर प्रेस को संबोधित किया दोनों नेताओं ने और दोनों सामने आए, दोनों प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ओबामा दोनों सामने आए और संबोधित किया। इसके बाद का कार्यक्रम 7:30 बजे महामहिम प्रणब मुखर्जी के साथ उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद साथ में कंपनी करेंगी मिशेल ओबामा भी, और 8 बजे एक डिनर होगा जिसमें तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये आज का पूरा कार्यक्रम रहा अभी तक का, और आगे का कार्यक्रम ये रहेगा। बाज न आया पाकिस्तान। ओबामा के आने से पहले की रात दागता रहा भारत की ओर गोला बारूद। लेकिन सरहद पर गूंज रहे गोलों के वे धमाके राष्ट्रपति निवास पर पहुंचे ओबामा के शान में दग रही 21 गोलों की सलामी के आगे फीके पड़े। साफ है, भारत अमेरिका की नई दोस्ती से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। आतंकवाद और आतंकवादियों को अपनी जमीन पर खुली छूट देने वाले पाकिस्तान पर अमेरिका तरेर रहा है आंखें। मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज मोहम्मद सईद की सख्त निगरानी, आतंक के संगठनों की फंडिंग बंद करने का हुक्म, साथ ही पाकिस्तान को सख्त ताकीद, ओबामा के दौरे के दौरान हमले ना हो, युद्ध विराम का उल्लंघन भी ना हो। मगर क्या यूं सुधरने वाला है पाकिस्तान? क्या ओबामा मोदी की दोस्ती तोड़ पाएगी आतंकी कमर? तो हैदराबाद हाउस में भारत और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत में इसके बाद दोनों देशों ने दुनिया को कई संदेश देने की कोशिश की और इस मौके पर जो खास बात साफ साफ नजर आ रही थी, साफ साफ सुनाई दे रही थी, वो थी आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवादी संगठनों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए और सभी देशों को साथ मिलकर आतंकवाद का सामना करना चाहिए।
terrorism remains a principal global threat. It is taking on a new character even as existing challenges persist. We agreed that we need a comprehensive global strategy and approach to combat with it. There should be no distinction between terrorist groups. Every country must fulfill its commitment to eliminate terrorists, safe havens, and bring terrorists to justice. Our two countries will deepen our bilateral security cooperation against terrorist groups, and we will further enhance our counter-terrorism capabilities, including in the area of technology. तो चलिए, क्या संदेश है पाकिस्तान के लिए, और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, मेरे दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले परिचय आपका करा देती हूं। हमारे साथ पल्लवी घोष और प्रतीक, मेरे दोनों सहयोगी हमारे साथ होंगे जिनसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मिस्टर संजय पुरी हमारे साथ हैं, ये चेयरमैन है यूएस इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के। डॉक्टर VPS सिद्धू हैं, ये सीनियर फेलो फॉरेन पॉलिसी ब्रुकिंग इंडिया के, और साथ ही साथ सूर्य गंगाधरन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। सबसे पहले पल्लवी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें सबसे अहम और सबसे खास बात जो निकल कर आई है, और जिसको हम अभी तक अगर एनालाइज करें, अभी तक के ओबामा के दौरे में जो बड़ी बात निकल कर आ रही है। देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो है दोनों के बीच की दोस्ती। अगर आप देखें जिस तरह से बराक ओबामा ने कोशिश की हिंदी में बोलने की, और उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम मोदी कहते हुए कहा, और दोनों के बीच में जो एक फ्रेंडशिप ट्रीटी की बात की जा रही है, मुझे लगता है ये साफ संदेश एक तो पाकिस्तान को दिया जा रहा है, और भारत के दौरे की शुरुआत के पहले ही व्हाइट हाउस में का बाकायदा एक स्टेटमेंट रहा, और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी साफ साफ ये कहा था कि पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा कि कैसे वो टेररिज्म पे काबू लाना चाहती है, और उनके मुंबई अटैक पे जिन लोगों ने जो गिल्टी है उनको पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए, और जस्टिस होना चाहिए। मुझे लगता है इसमें साफ संदेश कम से कम पाकिस्तान को मिला, आज बराक ओबामा से भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो ये सबसे बड़ी बात उभर के आती है। दूसरी बात ये आती है कि दोनों के बीच में बढ़ती हुई समझौता और सहयोग की बात, चाहे वो न्यूक्लियर डील की बात हो या आगे जितने भी बिजनेस मामलों को लेकर समझौता होगा दोनों के बीच, और जितने भी पैक्ट साइन किए जाएंगे उन दोनों के बीच, क्लाइमेट चेंज की बात अगर आप करें, इन सब को लेके यही बात सबसे ज्यादा उभर के आती है कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है। और इसीलिए पाकिस्तान जो बात मानती है, हमेशा पाकिस्तान मानती है कि जहां तक आप टेररिज्म की बात करें, और हमेशा अमेरिका को भी यह बात कहती हुई नजर आती है कि भारत में भी जितना टेररिज्म है उतना पाकिस्तान में भी है। मुझे लगता है उस तरह का कड़ा संदेश आज बराक ओबामा ने पाकिस्तान को भी दे डाला। जी, जल्दी से हम प्रतीक के पास भी चलेंगे। आगे के कार्यक्रम के बारे में प्रतीक अगर कुछ बता पाए आप अभी तो। देखिए, अब से कुछ देर बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और यहाँ पे मैं मौजूद हूँ मौर्य शेल्टर में, ITC मौर्य शेल्टर में। इसके पीछे क्या हिस्सा है, यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद वो यहाँ आने के बाद यहाँ से सीधे फिर वो राष्ट्रपति भवन के लिए जाएंगे। वहाँ पर उनका कार्यक्रम है, जो आज बैंक्वेट का कार्यक्रम है, वो रात में डिनर का, वो वहाँ पर रहेंगे। तो ये अभी कुल प्रोग्राम है, लेकिन अब से कुछ देर तक प्रतीक्षा की जा रही है। और यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी लेयर्स हैं। आज पूरे दिन भर यहाँ पर हालांकि ट्रैफिक चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद कड़ी सुरक्षा रही, और लोग आने वाले भी कई लोग थे जो सिर्फ देखने के लिए भी आना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर देखने को तो नहीं मिला। लेकिन उनको जहाँ तक अभी कार्यक्रम का सवाल है, इसके बाद वो यहाँ आने के बाद राष्ट्रपति भवन की तरफ कुछ करेंगे। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े। प्रणय, दो खास बातों की अगर मैं आपसे जानना चाहूं इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो निकलकर सामने आई। देखिए, दो सबसे बड़े पहलू हैं। एक तो ये कि जो रुके हुए समझौते थे, जो रुकी हुई योजनाएं थी, जो रुकी हुई ऐसी चीजें थी जिन्हें माना जाता था कि ये दोनों के रिश्तों का में बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है, बड़े अचीवमेंट हो सकते थे, लेकिन बहुत समय से अटके हुए थे। एक तो उनका रोड ब्लॉक साफ हुआ, साथ ही आगे का नया रोड मैप बन सका, आगे का नया रास्ता क्या होगा, यानी चाहे वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन का मामला हो, चाहे क्लाइमेट चेंज का मामला हो, चाहे मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा साझेदार जुटाने की बात हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी यानी भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक बड़ा सहयोगी जुटाने की बात हो, तो भारत को इन क्षेत्रों में कामयाबी मिली। ये परस्पर दोनों की जरूरतों का संबंध रहा है। लेकिन बीते कुछ समय से देखा जा रहा था कि हम चाह कर भी, बहुत प्रयासों के बावजूद भी अपेक्षित नतीजों तक, अपेक्षित परिणामों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की जो मुलाकात थी, उस मुलाकात ने उसका रास्ता साफ किया। क्योंकि एक तो ओबामा के लिए भी ये जो कमिटमेंट या भारत की तरफ से दिए गए बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके कमिटमेंट्स के मायने ज्यादा वजन रखते हैं। और साथ ही इस समय ग्लोबल इकोनॉमी का जो स्थिति है, दुनिया की दूसरी सबसे तेज रफ्तार इकोनॉमी, और जो कि कुछ ही समय में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज रफ्तार इकोनॉमी बन जाएगी, ऐसे भारत के साथ सहयोग करना अमेरिका के लिए भी फिलहाल मुनाफे का सौदा है। बिल्कुल। चलिए, खास मेहमान दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। माफ कीजिए, सूर्य गंगाधरन को अभी जाना पड़ा, लेकिन इसके अलावा संजय पुरी जी और WPS सिद्धू हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सिद्धू, मेरा पहला सवाल आप ही से है। रादर मेरा सवाल संजय पुरी जी आप दोनों से है, लेकिन डॉक्टर सिद्धू पहले आप जवाब दीजिएगा। 16 दिसंबर जब पाकिस्तान के पेशावर में हमला हो, उसके बाद तमाम पाकिस्तानी दल साथ आते हैं, एक मंच पर आते हैं और ये बात कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक हैं। आप आतंकवाद के खिलाफ एक हैं, लेकिन क्या आप आतंकवादियों के खिलाफ भी एक हैं या नहीं, उसमें क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। ओबामा के इस दौरे में सबसे पहले तो क्लियर बात, जब वहां से चले तो कह दिया गया, एक तरीके से वार्निंग दी गई कि कोई भी सीज फायर उल्लंघन नहीं होना चाहिए, हमला नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके हमने देखा कल रात क्या हुआ। और दूसरा ये, इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है, यानी ये माने कि भारत और पाकिस्तान, ये जो जादू की झप्पी है, ये वाकई पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी होगी। अब हाँ, बाकायदा खतरे की घंटी तो हो भी सकती है, लेकिन पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, उनको अपने आप देखना चाहिए कि उनके ये खतरे की घंटी के अलावा उनको अपने आप खतरा है, इंटरनल खतरा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, वो भारतीयों को अपने लिए भी देखना चाहिए, अपने पुश्तों के लिए देखना चाहिए। यही सवाल टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान को भी देखना चाहिए। चाहे वो ये जो आपने कहा, ये जो हग था, खासकर जफी जो डाली है, जादू की जफी जो डाली है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को अपने लिए देखना चाहिए कि ये उनके फ्यूचर के लिए इतना अच्छा तरीका नहीं है, या अगर उन्होंने आतंकवाद पर कंट्रोल बिल्कुल ये करते रहें तो। जी जी, संजय पुरी जी। प्रेसिडेंट ओबामा और यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि वो आ रहे हैं तो कोई क्रॉस बॉर्डर इन्फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आई थिंक इंडिया को उनको बोलना चाहिए कि सिर्फ जब वो आ रहे हो तब इन्फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी इन्फ्लुएंस है इनको रोकने के लिए तो परमानेंट सीज बंद होना चाहिए, देयर शुड बी नो इन्फिल्ट्रेशन। ये मैसेज इंडिया को देना चाहिए कि ये टेम्पररी नहीं होना चाहिए। ये इस ज्वाइंट पीसी में क्या ये मैसेज अधूरा नजर आ रहा है फिर आपको कहीं? अधूरा तो नहीं। जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट ओबामा आए थे पार्लियामेंट में, जब उन्होंने बोला था, उन्होंने यही बोला था कि बॉम्बे के जो हैं जिन्होंने एक हमला किया उनको जस्टिस पे लाया जाना चाहिए। अभी भी उन्होंने यही बोला है, तो उसको तो कितने साल भी हो गए। तो अब इंडिया को असर्ट करना चाहिए और इंडिया को अपनी पोजीशन असर्ट करनी चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपके लिए क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट है, टेररिज्म हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है। फिर वही दिल आए हूं, गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है और तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित कर चुके हैं। कुछ बातें निकलकर सामने आई, कुछ संदेश निकलकर सामने आए जो कि पड़ोसियों को ज्यादा परेशान कर देने वाले, और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। डॉक्टर सिद्धू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर जिस तरीके से अमेरिका ने एक तरीके से आश्वासन दिया है कि वो समर्थन करेगा, क्या हम ये माने कि ये भी एक झटका होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसमें फिर अब भारत उन प्रिविलेज कंट्रीज के दायरे में आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान तो कोशिश भी नहीं कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये तो खास देश के लिए ही हो सकता है और वो उसमें अपने को गिनते भी नहीं है। लेकिन ये जाहिर है कि अगर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल पर आता है तो जाहिर है उनको थोड़ा सा और सदमा लगेगा। उनको लगेगा कि ये तो बिल्कुल जैसे डायरेक्ट थ्रेट जैसे हो सकता है उनके लिए भी। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट ओबामा ये दूसरी बार बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के मुद्दे को लेकर सपोर्ट करेंगे इंडिया के लिए, लेकिन उस पर आगे भी थोड़ी सी तरक्की होनी चाहिए। कहना एक चीज है, लेकिन दोनों काम करना
अभी काफी हाँ, आप दोनों की बातों से एक बात बिल्कुल सामने है। मैंने पहला सवाल जो पूछा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान में टेररिज्म को लेकर एक तरीके से जवाब दिया गया है, मैंने अभी देखा पुरी साहब ने भी यही बात कही कि आप तब बात करते हैं कि जब आप खुद इंडिया में आ रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक स्ट्रांग मैसेज, उतना स्ट्रांग नहीं गया, हालांकि मैसेज जा रहा है लेकिन स्ट्रांग नहीं। सेम है सिक्योरिटी काउंसिल में, यहाँ पर आगे बढ़ती हुई चीजें नहीं दिख रही। संजय पुरी जी, देखो सिक्योरिटी काउंसिल का जो मामला है, लास्ट टाइम उन्होंने जब बोला था तभी भी बोला, जैसे इन्होंने सिद्धू जी ने बताया अभी भी बोला, पर ये सिंपल बात नहीं है। जापान को भी आना है, साउथ अफ्रीका को भी जाना है, ये पूरा जो है उसका रीस्ट्रक्चरिंग होना है। और ये कोई 1 साल का प्रोसेस नहीं है, 2 साल का प्रोसेस नहीं है, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मगर लास्ट टाइम जो बोल के गए थे और अब के दौरान क्या प्रोग्रेस हुआ है, कोई टेंजिबल मेजर्स हैं, कोई टेंजिबल एक्शन है, वो आई डोंट थिंक उसमें कुछ हुआ है। तो क्या फिर इसको हम किस नजरिए से देखें, कि शुरुआत के नजरिए से देखा जाए या चीजें बदल रही हैं उस नजरिए से देखा जाए, कैसे देखें फिर इसको? देखिए ऐसा है, उसमें दोनों देशों को एक इकट्ठा काम करना चाहिए। उसके बाद ये प्रेसिडेंट ओबामा के स्टेटमेंट के बाद इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर के दरमियान रहा, 2 साल रहा, लेकिन उस दरमियान में ना प्रधानमंत्री पहुंचे जब प्रेसिडेंसी थी इंडिया की, और ना ही फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे। तो ये भी सवाल उठ सकता है कि इंडिया सीरियस है कि नहीं अपना उस ये जैसे आधार या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेकिन अब सत्ता बदली है और खुद प्रेसिडेंट ओबामा कह चुके हैं कि वो फेथ, वो ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ा है, ऐसे में जब स्थायी सरकार भी है बाकायदा, बिल्कुल। और इसलिए अब ये भारत को अभी फिर कोशिश करनी चाहिए कि अभी काउंसिल पर फिर इलेक्ट हो पहली बार। भारत और अमेरिका को इकट्ठा काम करना चाहिए इन मुद्दों पर, और उससे ये भी क्लियर होएगा कि इंडिया कितना मतलब जिम्मेदारी लेना चाहती है। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब भारत जिम्मेदारी लेगी और 21वीं सदी का जो माहौल है वो भारत और अमेरिका सेट करेंगे। तो ये मतलब कि G2 मोमेंट की तरह ये दोनों लीडर्स जो हैं सोच रहे हैं। और ऐसे में जब हर मंच पर जाकर ये कहते हैं कि 21वीं सदी जो है वो भारत की सदी, एशिया की सदी है, बिल्कुल ये संदेश भी देने की कोशिश। तो इसको अब कैसे संपर्क करें आगे वो जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल इस पर हमारी चर्चा तो जारी रहेगी। नमस्ते, मेरा प्यार बारा नमस्कार। सुबह ठीक 9:40 पर बराक ओबामा के एयरफोर्स 1 ने हिंदुस्तान की जमीन छुई तो ये पहली बार हुआ जब दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान ने अपने कार्यकाल में दूसरी बार भारत का रुख किया। दिल्ली के पालम हवाई बेस पर सुरक्षा के तगड़े इंतजामों के बीच एयरफोर्स 1 लैंड हुआ और उसके कुछ ही पलों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पत्नी मिशेल के साथ भारतीय सरजमी पर कदम रखा। अमेरिका और भारत के रिश्ते तेजी से बदल रहे हैं और बीते कुछ समय में दोनों देशों की नजदीकी बढ़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए खुद राष्ट्रपति ओबामा की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर मोदी और ओबामा के रिश्ते की मजबूती का एक और सबूत देखने को मिला जब दोनों नेताओं ने पहले हाथ मिलाए और फिर कुछ पल में ही गर्मजोशी से गले मिलते दिखाई दिए। बराक ओबामा, मिशेल ओबामा और पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों और मीडिया का अभिवादन किया।
एयरपोर्ट से राष्ट्रपति ओबामा का काफिला होटल मौर्य शेरेटन के लिए रवाना हुआ। 3 दिनी दौरे के दौरान मौर्य शेरेटन में ही ठहरेंगे। उनके लिए होटल के 14वें फ्लोर पर बने प्रेसिडेंशियल स्वीट को खास तौर पर तैयार किया गया है। दोपहर करीब 12 बजे ओबामा का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचा। राष्ट्रपति भवन को ओबामा के स्वागत के लिए खास तरह से सजाया गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा की अगवानी की। ओबामा ने दोनों नेताओं से बेहद गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इस मौके पर मोदी गलेबंद सूट में नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई। You would all know by now that this is a historic visit that underlines our deepening strategic partnership and a qualitative reinvigoration of ties in what has been described as one of the defining partnerships of the 21st century. In the interest of time, I will touch only a few broad points. There have been significant and substantive outcomes on the strategic, civil nuclear, defense, energy, and economic sides. I will go straight to the civil nuclear side, where we have broken the logjam of the past few years. You would recall that during the Prime Minister's visit to the US in September 2014, the two leaders reaffirmed their commitment to implement fully the US-India Civil Nuclear Cooperation Agreement and established a contact group on advancing the implementation of civil nuclear energy cooperation in order to realize early their shared goal of delivering electricity from US-built nuclear power plants in India. Based on 3 rounds of discussions in the contact group, we have reached an understanding on 2 outstanding issues, namely civil nuclear liability and the administrative arrangements for implementing our 123 agreement. Let me underline, we have reached an understanding. The deal is done. Both these understandings are squarely within our law, our international legal obligations, and our practice. Insofar as liability is concerned, during the contact group meetings, the Indian side presented our position concerning the compatibility of the Civil Liability for Nuclear Damage Act and the Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage, which we have signed, and responded to questions from the US members concerning this position. The idea of the India Nuclear Insurance Pool as part of the overall risk management scheme for liability was also presented to the US side. Based on the presentations by the Indian side and the discussions thereon, there is a general bilateral understanding that our law is compatible with the CSC. Many of you would be aware that we had not yet finalized the administrative arrangements for the 123 agreement, which we signed in September 2008. We have finalized it now. The administrative arrangements text that we have agreed with the US conforms to our bilateral legal arrangements as well as our practice on IAEA safeguards. On the issue of export controls too, we have made progress. The two leaders have committed to work jointly towards the goal of India's phased entry into the nuclear suppliers group, the missile technology control regime, the Australia group, and the Wassenaar arrangement. We are grateful that President Obama supports an early decision on India's membership in all 4 regimes, which will strengthen global non-proliferation and export controls. On defense and security, we have finalized a defense framework agreement for the next 10 years. Under the Defense Technology and Trade Initiative, DTTI, 4 projects have been agreed on as Pathfinder projects. 1, next generation Raven mini UAVs. 2, roll-on, roll-off kits for C-130s. 3, mobile electric hybrid power source. 4, uniform integrated protection ensemble, increment 2. We have also agreed on a working group to explore aircraft carrier technology, sharing and design, and also development of jet engine technology.
In the field of energy, we have agreed to expand our partnership on clean energy research, development, manufacturing, and deployment. There are several aspects to this, but I would highlight one. President Obama has expressed American interest in participating in India's ambitious 100 gigawatt solar energy program. Finally, in the economic field, both sides will resume discussion on a high standard bilateral investment treaty and the totalization agreement. 3 MOUs have been signed between the USTDA and the state governments of Andhra Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh to support the development of smart cities in Visakhapatnam, Allahabad, and Ajmer. India and the US are also collaborating on the Digital India program. Thus, as you can see, there have been significant and substantive outcomes, some of which I have outlined to you. I will now hand the floor back to Akbar for questions and answers. Right. So we begin the interaction. What we will do is we will take each rubric that the Foreign Secretary has outlined. There are 5 she has, so that it can be a focused interaction. So anyone can raise their hand, and then we will take on that rubric all the questions. Go to the next event. So let's start with, yes, sir. Yes, just hold on. Yes. Unikrishnan from Bloomberg News. On the nuclear deal, simple words, what's been achieved? In simple words, what's been achieved on the nuclear deal? Yes. Amandeep. The answer is very simple. As the Foreign Secretary said, we have a deal. We have reached an understanding on civil nuclear liability and finalized the text of the administrative arrangements to implement the 123 agreement. Yes, sir. On civil nuclear. Nidhi, let's finish all those and then we'll go to. Ma'am, what are the assurances that were given on the liability front, particularly the American concerns on Section 46? And also, is there any kind of memorandum that the Attorney General would have to give to the Americans, because it's something that the White House briefing has just indicated? Not just Section 46, but Section 17 of the law has been discussed with the US side in the contact group. And the presentations we've given to the US side clarify and underline that these 2 sections are in conformity with the CSC. Now, you mentioned about the memorandum. That is work in progress. Mr. Venkat Narayan? I want to know if the Americans have accepted the same kind of arrangement we have with the French and the Canadians. Thanks. There is no administrative arrangement that we require with France. We have an administrative arrangement with Canada, and that has been the template for finalizing our administrative arrangement with the US. Dr. Akhilesh Samarth? There was a tracking clause that America was raising, that they will track whatever nuclear things are going to us. So what is the development on us? And is there any insurance cap in that? One question always. The first question. Yes, first question, right. The text we have agreed with the US conforms to our bilateral legal agreements with the US, which are 2, the 123 agreement and the arrangements and procedures on reprocessing. The text also conforms to India's practice of IAEA safeguards, so that is the current practice of safeguards in India. Manish? You spoke about the idea of insurance pool to address the liability issue. Could you spell out the specific? What is this insurance pool, and what has been, because there has been speculation all along, that what has been agreed to in today's meeting? The insurance pool, or what would be called the India Nuclear Insurance Pool, is a risk transfer mechanism which is being formed by GIC-RE and 4 other public sector undertakings in the general insurance business in India.
These companies would together contribute rupees 750 crores to the pool, and the balance capacity would be contributed by the government on a tapering basis. This is the general shape of the pool. It is similar to 26 such international pools around the world. The details, for example, of the premiums are being worked out, and the United States has committed to work with India to share information and best practices on the formation of this insurance pool. The important thing for you to note is that this is a complete risk management solution for both operators and suppliers without causing undue financial burden. Thank you. We will take 2 more questions on this rubric and then move to the other. Yes, Suhasini? Given that the 2 companies that have already are already supposed to set up those first nuclear reactors in India are tied up with Japanese companies, are these deals really going to have to wait? Sorry, are they going to have to wait for the Indo-Japan civil nuclear deal to be completed before we complete ours? And are we going to ratify the CSC now? Let me take your second question first. We've signed the CSC and we are committed to ratify the convention. On your first question about the supply chain situation with regard to Westinghouse and GE, there are alternatives available, and we do not think that the absence of an agreement with Japan is an obstacle to taking forward civil nuclear cooperation with the United States. Pallav, yes, this is the last question on civil nuke, then we'll move to other issues. Yes. Pallav Bagla from the Science Magazine and NDTV. Question to Sujata Singh. The Americans have been crying that they didn't get a level playing field. So have you been able to give them a level playing field in civil nuclear cooperation today? And here onwards, it would really depend if their companies are able to sell you reactors at a price which is comparable to other reactors? Techno-economic cooperation is the way forward? We've always had a level playing field. I don't see what the issue is over here. I'll ask Amandeep to elaborate on that if he wishes. Well, on the techno-commercial aspects, that is something for our companies to see. And these reactor projects have to be viable in terms of both capital cost and per unit energy cost, and that is something that our companies will work out. But the other 2 hurdles, as the Foreign Secretary mentioned, the policy hurdles, we have cleared them today. Yes, sir. I'm Prasannan from The Week. Foreign Secretary, you mentioned about the jet engine technology, and the participation in the jet engine technology. Is it going to be the existing program that we have, the Kaveri engine program, or is it going to be a new one that going to be identified? I'm going to request our ambassador to take that question. You know, we've had a discussion under DTTI, and we've agreed to explore the development of jet engines in India. So it's much broader than the Kaveri program, which is of a much longer standing. Yeah. As you have identified 4 defense projects, can you tell us what would be the arrangement for these development and production? Would it be a joint venture, a 50-50 partnership, or what would be the work share of India in it? Of the 4 defense projects, all 4 involve joint development and joint production. 2 of these are with American companies. 2 of them are with US government. Now, they have to work out the modalities because they've just had a DTTI working group meeting a few days before the visit. But what the purpose of DTTI is to identify a technology and which is unique and which is viable to produce. So if it meets those characteristics, then you go forward. So what they've done is, using those 2 parameters, they have picked these 4, and they're called Pathfinder projects because
The experiences of this will guide us on how we take this forward. So all of them involve joint development and joint production. Anyone else on defense related? No, one by one we'll handle. Anyone else on defense? No. Yeah, we will give you a chance. Wait on. Let's finish the defense. Defense? Yes, please. Sure. Just hold on. Ma'am, can you tell us what is the exact difference between the last 10 years of defense and trade initiatives agreement which we had, which Pranab Mukherjee when he was defense minister did it, and what you are doing now? What are the exact differences, major differences, and how it will work? No, there's some confusion here. What was done 10 years ago was a defense framework agreement. A defense framework agreement deals with all aspects of our defense cooperation. That framework agreement was expiring this year. What we have done is we have negotiated a new defense framework agreement for the next 10 years. We, as of now, until it is signed, of course it will be made public when it is signed. The defense DTTI is an initiative which is within the defense framework. So there is no precedent to DTTI. It's a new initiative. It was announced a few years ago, but it's really become operational now. So the big change is that we have taken that big step towards operationalizing an initiative, and in this case of specifically identifying projects and agreeing on important areas where we would have working groups to explore potentialities. Yes, sir. सर मैं नीरज राजपूत हूँ, एबीपी न्यूज से हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या अमेरिका की तरफ से लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के ऊपर बात हुई है? अगर हुई है तो भारत की तरफ से क्या रिएक्शन है उस पर? यानी मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने के लिए। बात हुई है माने इस विजिट पे या no, there has been no discussion on this visit because the visit, President Obama's visit took note of the fact that we have finalized the defense framework agreement. There was appreciation of the fact that the Defense Trade and Technology Initiative had progressed, had identified specific projects, had agreed to create working groups. So that was the focus of discussion. There was no talk of logistic support agreement. Yes. तो विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर चल रही थी जिसमें तमाम जो मुद्दे जिनको लेकर बातचीत हुई है अभी तक और कौन कौन से समझौते हैं जिनको लेकर हस्ताक्षर हुए हैं या पर होने हैं उसके बारे में ब्रीफ किया जा रहा है।